कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जेल से जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। इसका नाम है द शशांक रिडेम्पशन। ये दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है। यहाँ की सुरक्षा इतनी सख्त है कि आज तक कोई भी कैदी यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो पाया। हजारों कैदी यहाँ अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी और बुढ़ापा इसी चार दीवारी के अंदर गुजार दिया। यहाँ से आज़ाद होने का ख्याल भी इनके लिए एक सपने जैसा है, क्योंकि यहाँ भागने की कोशिश करने की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। अब नज़ारा बदलता है और हम देखते हैं कोर्ट रूम। यहाँ खड़ा है एंडी, जो अमेरिका के एक बहुत बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन आज वो बैंकर नहीं, बल्कि एक मुजरिम के तौर पर खड़ा है। उस पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की बेरहमी से हत्या की है। जज उसे बिना किसी रहम के उम्र कैद की सज़ा सुनाता है। एंडी बार बार कहता है कि वो बेगुनाह है, उसने ये खून नहीं किए, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उसे उसकी बाकी की जिंदगी के लिए उसी खौफनाक जेल शशांक में भेज दिया जाता है। एंडी के साथ कुछ और कैदियों को भी बस में भरकर जेल लाया जाता है। जैसे ही जेल का दरवाज़ा खुलता है और ये नए कैदी अंदर कदम रखते हैं, वहाँ मौजूद पुराने कैदी इनका स्वागत एक अजीब तरीके से करते हैं। वो आपस में शर्तें लगाने लगते हैं। शर्त इस बात की होती है कि आज की रात इन नए मुर्दों में से सबसे पहले कौन रोएगा, और इनाम सिगरेट की डिब्बियां। तभी हमारी मुलाकात होती है रेड से। रेड जेल का एक पुराना और समझदार कैदी है। उसकी नज़र एंडी पर पड़ती है। एंडी बहुत शांत और सहमा हुआ लग रहा था, एक अमीर घर के नाजुक लड़के जैसा। रेड को लगता है कि ये लड़का जेल की पहली रात का दबाव नहीं झेल पाएगा, इसलिए रेड अपना दांव एंडी पर लगाता है। उसे पूरा यकीन था कि आज रात सबसे पहले एंडी ही रोएगा। रात का सीन, जेल के सेल यानी कि कोठरी का नज़ारा। सभी कैदियों को नंगा करके उनकी जांच करके उन्हें अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया जाता है। रात गहराती है और सन्नाटा छाने लगता है। तभी पुराने कैदी नए आने वालों को डराने के लिए अजीबोगरीब आवाज़ें निकालते हैं और उन पर चिल्लाते हैं। उनका मकसद बस यही होता है कि कोई डर जाए और रो पड़े, और वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। लेकिन रोने वाला एंडी नहीं था। नए कैदियों में से एक दूसरा आदमी फूट फूट कर रोने लगता है। वो चिल्लाता है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। उसका शोर सुनकर गार्ड्स वहां आते हैं। जब वो चुप नहीं होता तो जेल का एक सख्त गार्ड उसे सेल से बाहर निकालता है और उसे इतनी बेरहमी से पीटता है कि वो वहीं अधमरा होकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रेड अपनी शर्त हार चुका था। एंडी ने पूरी रात एक शब्द भी नहीं कहा, नहीं वो रोया। रेड समझ जाता है कि एंडी बाहर से चाहे कितना भी शांत दिखे, अंदर से वो बहुत मजबूत है। अगली सुबह रेड शर्त हारने के बदले अपने साथी को सिगरेट देता है। अगले दिन लंच के वक्त एंडी की मुलाकात ब्रुक्स से होती है। ब्रुक्स यहाँ का सबसे पुराना कैदी है, जिसे जेल में करीब 50 साल हो चुके हैं। एंडी बहुत चालाकी से ब्रुक्स से जेल के नियमों और यहाँ के माहौल के बारे में जानकारी लेता है। ब्रुक्स उसे बताता है कि अगर इस जेल में तुम्हें बाहर से कोई भी सामान चाहिए तो रेड ही वो आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। एंडी बिना देर किए रेड के पास पहुंचता है। वो रेड से पूछता है, सुना है तुम बाहर से कोई भी चीज़ अंदर मंगवा सकते हो। रेड हाँ कहता है, लेकिन शर्त यह है कि वो चीज़ भागने या हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना हो। एंडी उससे एक छोटा सा रॉक हैमर यानी हथौड़ी मांगता है। रेड हैरान होता है कि एक हथौड़ी का वो क्या करेगा, क्या वो किसी का सर फोड़ना चाहता है। लेकिन एंडी समझाता है कि उसे पत्थरों को तराशने का शौक है। जब रेड के पास वो हथौड़ी आती है तो वो उसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाता। वो हथौड़ी इतनी छोटी थी कि रेड मन ही मन सोचता है कि इस खिलौने से अगर कोई जेल की दीवार तोड़कर भागने की सोचेगा तो उसे कम से कम 600 साल लग जाएंगे। खैर, वो हथौड़ी बहुत ही खुफिया तरीके से एंडी तक पहुंचा दी जाती है। लॉन्ड्री रूम का सीन, 3 गुंडे एंडी को घेर लेते हैं। जेल में एंडी का काम लॉन्ड्री यानी कपड़े धोने का था। वहां कुछ कैदियों की नज़र एंडी पर थी। ये वो लोग थे जो कमज़ोर कैदियों का फ़ायदा उठाते थे। एक दिन 3 लोग एंडी को घेर लेते हैं। एंडी बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो 3 थे और एंडी अकेला। वो उसे बुरी तरह पीटते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एंडी के शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। छत का सीन, कैदी काम कर रहे हैं। करीब 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जेल की छत रिपेयर करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है, जिसमें एंडी और रेड भी शामिल थे। वहां की सुरक्षा का जिम्मा हेडली नाम के क्रूर ऑफिसर के पास था। काम करते वक्त हेडली अपने साथियों से बात कर रहा था कि उसके भाई की मौत के बाद उसे $35,000 मिले हैं, लेकिन सरकार टैक्स के नाम पर उससे बहुत बड़ा हिस्सा ले लेगी।
एंडी जो कि एक बैंकर था, ये सब सुन रहा था। वो अपनी जान की परवाह किए बिना सीधा हेडली के पास जाता है। वो पूछता है, क्या आप अपनी पत्नी पर भरोसा करते हैं? ये सुनकर हेडली हक बबूला हो जाता है और एंडी को पकड़कर छत के किनारे से नीचे फेंकने ही वाला था कि तभी एंडी चिल्लाकर कहता है कि वो उसका टैक्स बचा सकता है। वो बताता है कि अगर वो पैसा अपनी पत्नी को गिफ्ट के तौर पर दे दे तो सरकार एक भी रुपया टैक्स नहीं लेगी। एंडी कहता है कि मैं आपके सारे पेपर्स मुफ्त में तैयार कर दूंगा, बस बदले में मुझे मेरे दोस्तों के लिए ठंडी बियर चाहिए। और नज़ारा देखिए, अगले दिन दुनिया की सबसे सख्त जेल की छत पर कैदी राजाओं की तरह बैठकर बियर पी रहे थे। एंडी खुद नहीं पीता, वो बस कोने में बैठकर अपने दोस्तों को मुस्कुराते हुए देखता है। उस दिन एंडी ने न सिर्फ उन कैदियों का बल्कि रेड का भी दिल जीत लिया था। कुछ वक्त बाद जेल में मूवी दिखाई जा रही थी। वहां अंधेरे में एंडी फिर से रेड के पास आता है। इस बार उसकी डिमांड थोड़ी अलग थी। उसे एक बड़ी एक्ट्रेस रीटा हेवर्थ का पोस्टर चाहिए था। रेड समझ जाता है कि एंडी को शायद थोड़ी प्राइवेसी अपने सेल को सजाने का शौक है, इसलिए वो मान जाता है। एंडी की धुलाई और हॉस्पिटल का सीन। एक दिन वही 3 गुंडे फिर से एंडी को घेर लेते हैं, लेकिन इस बार एंडी ने हार नहीं मानी। उसने उनका डटकर मुकाबला किया। गुस्से में उन लोगों ने एंडी को इतना मारा कि उसे 1 महीने के लिए अस्पताल में रहना पड़ा। लेकिन इस बार उस मेन गुंडे की किस्मत खराब थी। जिस ऑफिसर हेडली का टैक्स एंडी ने बचाया था, उसने उस गुंडे को ऐसी सजा दी कि वो पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गया। अब जेल में एंडी को छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एंडी का सेल, पोस्टर लगा है और वार्डन की एंट्री। जब एंडी अस्पताल से वापस आता है तो उसे अपने सेल में रीटा हेवर्थ का वो बड़ा पोस्टर लगा मिलता है, रेड की तरफ से एक तोहफा। तभी वहां जेल का वार्डन नॉर्टन आता है। नॉर्टन एक बहुत ही शातिर और लालची इंसान है। उसे पता चल चुका था कि एंडी एक बहुत होशियार बैंकर है। वो एंडी के सेल की तलाशी लेता है, लेकिन उसे पोस्टर के पीछे कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखता। वो एंडी को बाइबल पढ़ने की सलाह देता है और वहां से चला जाता है। एंडी लाइब्रेरी में काम कर रहा है। वार्डन ने एंडी को लॉन्ड्री से हटाकर लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया। अब एंडी का काम था जेल के सभी गार्ड्स और खुद वार्डन के काले धन को मैनेज करना। एंडी, जो कि बाहर एक ईमानदार बैंकर था, अब जेल के अंदर एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चला रहा था। वो वार्डन के गैर कानूनी पैसे को ऐसे खातों में छुपा देता था जो असल में किसी के नाम पर थे ही नहीं। लाइब्रेरी में काम करते करते कई साल बीत जाते हैं और एंडी अपने दोस्त रेड को भी अपना असिस्टेंट बना लेता है। लेकिन एक दिन लाइब्रेरी में हड़कंप मच जाता है। जेल का सबसे शांत और बूढ़ा कैदी ब्रूक्स अचानक पागलपन के दौरे में एक दूसरे कैदी की गर्दन पर चाकू रख देता है। सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर ब्रूक्स उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन एंडी समझ जाता है। दरअसल ब्रूक्स को मारने का शौक नहीं चढ़ा था, बल्कि उसे आज़ादी का डर सता रहा था। उसे खबर मिली थी कि उसकी पैरोल मंजूर हो गई है और उसे रिहा किया जा रहा है। ब्रूक्स ने अपनी जिंदगी के 50 साल इस जेल में गुजारे थे। ये जेल ही अब उसकी दुनिया थी। वो जानता था कि बाहर की दुनिया में उसका कोई वजूद नहीं है, इसलिए वो कोई जुर्म करके यहीं रहना चाहता था। एंडी के समझाने पर ब्रूक्स शांत हो जाता है, लेकिन उसे जेल से जाना पड़ता है। जब वो जेल के गेट से बाहर निकलता है तो एक अलग ही दुनिया उसका इंतजार कर रही होती है। 50 सालों में दुनिया बदल चुकी थी। सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियां थीं और लोगों की भीड़ थी। ब्रूक्स जैसा बूढ़ा आदमी इस तेज दुनिया में खुद को बहुत अकेला और डरा हुआ महसूस करता है। पेट पालने के लिए उसे एक सुपरमार्केट में सामान पैक करने की नौकरी मिलती है, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता। उसे हर वक्त जेल की याद आती है। पार्क में कबूतरों को दाना डालते वक्त वो सोचता है कि काश वो कोई ऐसा जुर्म कर दे जिससे उसे वापस शाशांक भेज दिया जाए, लेकिन अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी। आखिरकार तन्हाई और डर जीत जाते हैं। ब्रूक्स अपने कमरे की छत पर चढ़कर लकड़ी के बीम पर अपना नाम उकेरता है। ब्रूक्स वॉज हियर, यानी ब्रूक्स यहाँ था। और फिर वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। उसने अपने दोस्तों के लिए एक आखिरी खत छोड़ा था, जिसे पढ़कर जेल में एंडी और रेड की आंखें नम हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि जेल इंसान को कैसे तोड़ देती है। पहले आप इन दीवारों से नफरत करते हैं, फिर आदत हो जाती है और अंत में आप इनके बिना जी नहीं पाते। इधर जेल में वार्डन नॉर्टन ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, इनसाइड आउट प्रोग्राम। इसके तहत कैदियों को जेल से बाहर ले जाकर सड़कों और इमारतों का निर्माण करवाया जाता था। वार्डन बाहर के ठेकेदारों से काम के पैसे लेता, लेकिन कैदियों को तो मजदूरी देनी नहीं पड़ती थी। इस तरह वार्डन ने अंधा पैसा कमाना शुरू कर दिया। इस काले धन को सफेद करने का काम अब पूरी तरह एंडी के कंधों पर था। एंडी, जो एक जीनियस बैंकर था, उसने वार्डन के लिए एक फर्जी इंसान का वजूद खड़ा किया, रैंडल स्टीवेंस, जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट, आईडी सब कुछ था, लेकिन वो असल दुनिया में था ही नहीं। एंडी सारा काला पैसा इसी रैंडल स्टीवेंस के खातों में डालता था। एंडी ने रेड को बताया कि अगर कभी पुलिस आई भी तो वो एक ऐसे आदमी को ढूंढती रह जाएगी जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। फिर कहानी में एंट्री होती है टॉमी की।
एक नौजवान लड़का जो चोरी के इल्जाम में कई जेलों की हवा खा चुका था। टॉमी एक मस्त मौला और जिंदा दिल इंसान था। वो जल्द ही एंडी और रेड के ग्रुप में शामिल हो जाता है। एंडी उसे सुधारने का जिम्मा लेता है और उसे पढ़ाना शुरू करता है ताकि वो हाई स्कूल की डिग्री ले सके। एक दिन बातों ही बातों में जब एंडी ने टॉमी को बताया कि वो जेल में अपनी बीवी के कत्ल के जुर्म में आया है तो टॉमी सन्न रह गया। टॉमी ने बताया कि 4 साल पहले वो दूसरी जेल में एक कैदी एल्मो ब्लैच के साथ था। उस कैदी ने नशे में कबूला था कि उसने एक गोल्फ प्रो और उसकी लवर को मारा था और इल्जाम उसके बैंकर पति पर लगा दिया था। यह सुनते ही एंडी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 20 साल बाद उसे अपनी बेगुनाही का सबूत मिला था। वो भागा भागा वार्डन के पास गया और उससे कहा कि टॉमी गवाही देने को तैयार है, मुझे दोबारा कोर्ट में अपील करने का मौका दीजिए। लेकिन वार्डन का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसे एंडी की बेगुनाही से कोई मतलब नहीं था। उसे डर था कि अगर एंडी आज़ाद हो गया तो उसके काले धन के साम्राज्य का राज कौन छिपाएगा। वार्डन ने एंडी की बात मानने से इनकार कर दिया। जब एंडी ने उसे काले धंधों की याद दिलाई तो वार्डन ने गुस्से में आकर एंडी को 1 महीने के लिए होल में डाल दिया। वहां न रोशनी थी न बिस्तर, बस गहरा अंधेरा। एंडी को चुप कराने के बाद वार्डन ने टॉमी को रात के अंधेरे में बाहर बुलाया। उसने टॉमी से पूछा, क्या तुम सच में गवाही दोगे? टॉमी ने ईमानदारी से हाँ कहा। बस यही उसकी आखिरी गलती थी। वार्डन के इशारे पर गार्ड हेडली ने टॉमी को गोलियों से भून दिया। एक बेगुनाह गवाह को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया और कहानी बना दी गई कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वार्डन एंडी के सेल में गया। एंडी टूट चुका था। उसने वार्डन के लिए काम करने से मना कर दिया, लेकिन वार्डन ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने मेरा पैसा मैनेज करना बंद किया तो मैं तुम्हारी लाइब्रेरी जला दूंगा, तुम्हारी सारी सुरक्षा हटा दूंगा और तुम्हें खूंखार कैदियों के बीच छोड़ दूंगा। एंडी के पास कोई चारा नहीं था, उसे झुकना पड़ा। काल कोठरी में 2 महीने बिताने के बाद जब एंडी बाहर आया तो वो पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। वो रेड के पास जाकर बैठता है और मैक्सिको की बातें करने लगता है। जी हुआ था नेहू, प्रशांत महासागर का एक किनारा। कहते हैं वहां कोई यादें नहीं होती। मैं अपनी बाकी जिंदगी वहीं बिताना चाहता हूं, एक छोटी सी होटल खोलकर अपनी टूटी हुई नाव को ठीक करके। रेड को एंडी की बातें सुनकर घबराहट होती है। उसे लगता है कि एंडी शायद डिप्रेशन में है और कोई गलत कदम उठाने वाला है। लेकिन एंडी जाने से पहले रेड से एक अजीब वादा लेता है। एंडी कहता है, रेड, अगर तुम कभी यहां से बाहर निकलो तो बक्सटन नाम की जगह पर जाना। वहां एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे पत्थर की दीवार में एक काला पत्थर है जिसका कांच जैसा रूप है। उसके नीचे मैंने तुम्हारे लिए कुछ छिपाया है। वादा करो तुम उसे ढूंढोगे। रेड वादा तो कर लेता है, लेकिन उसके दिल में एक डर बैठ जाता है कि आज रात एंडी कुछ करने वाला है। उस शाम एंडी अपने सेल में जाते वक्त एक साथी से 6 फीट लंबी रस्सी मांगता है। रेड ये सब देख रहा होता है और उसका शक यकीन में बदलने लगता है कि एंडी आज रात खुद को फांसी लगाने वाला है। रात होती है, तूफान आता है, बिजली कड़कती है। रेड अपनी सेल में पूरी रात जागता रहता है, ये दुआ करते हुए कि उसका दोस्त जिंदा रहे। अगली सुबह जब गिनती के लिए सायरन बजता है तो वही होता है जिसका डर था। गार्ड एंडी के सेल के सामने आता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एंडी गायब था। उसके होश उड़ जाते हैं। सेल खाली था, एंडी वहां नहीं था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। 20 सालों में पहली बार कोई शशांक जेल की हवा में गायब हो गया था। वार्डन नॉर्टन गुस्से से पागल हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने तुरंत रेड को बुलवाया। वार्डन चिल्लाया, वो कहाँ है? वो कोई जादूगर तो नहीं जो हवा में गायब हो जाए? रेड ने कसम खाई कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वार्डन सुनने को तैयार नहीं था। गुस्से में वार्डन ने टेबल पर पड़े पत्थरों को उठाकर दीवारों पर फेंकना शुरू कर दिया। उसने एक पत्थर उस खूबसूरत एक्ट्रेस के पोस्टर पर भी दे मारा जो एंडी की दीवार पर लगा था, लेकिन पत्थर टकराकर नीचे नहीं गिरा, बल्कि पोस्टर को चीरते हुए अंदर चला गया। सन्नाटा छा गया। वार्डन धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने पोस्टर में उंगली डाली, और तब शशांक जेल का सबसे बड़ा राज सामने आया। दीवार में बनी सुरंग गार्ड टॉर्च मार रहा है। पोस्टर के पीछे दीवार में गहरी सुरंग खोदी गई थी। ये वही सुरंग थी जिसे एंडी पिछले 20 सालों से उस छोटी सी रॉक हैमर से खोद रहा था, जिसे देखकर रेड ने कहा था कि इससे सुरंग बनाने में 600 साल लगेंगे। एंडी ने वो काम 20 साल से भी कम में कर दिखाया। वो हर रोज थोड़ी थोड़ी दीवार खोदता और मिट्टी अपनी जेबों में भरकर आंगन में टहलते हुए गिरा देता था। फ्लैशबैक, तूफानी रात एंडी पाइप तोड़ रहा है। बीती रात जब रेड को लगता था कि एंडी सुसाइड करने वाला है, असल में एंडी आज़ादी की तैयारी कर रहा था। तूफान और बिजली की कड़कड़ाहट का फायदा उठाकर उसने सीवर या गटर के पाइप पर पत्थर मारा। बिजली की आवाज में पाइप टूटने की आवाज दब गई। एंडी उस बदबूदार गंदगी से भरे पाइप में 500 गज तक रेंगता रहा, लगभग 5 फुटबॉल के मैदानों जितनी दूरी। सांस लेना भी मुश्किल था, लेकिन आज़ादी की खुशबू उसे खींच रही थी। और आखिर में वो नाले से बाहर नदी में गिरा। उसने अपनी जेल की वर्दी उतार फेंक दी और बारिश में हाथ फैलाकर अपनी आज़ादी का जश्न मनाया। वो आज़ाद था। लेकिन एंडी सिर्फ भागा नहीं था, उसने अपना बदला भी पूरा किया।
अगली सुबह जैसे ही बैंक खुले, एक सूट बूट पहना रेंडल स्टीवंस नाम का आदमी वहां पहुंचा। ये एंडी ही था जिसने वार्डन के लिए ये फर्जी पहचान बनाई थी। उसने एक एक करके वार्डन के सारे काले धन को निकाल लिया, पूरे $3,70,000। बाहर निकलने से पहले उसने एक लिफाफा पोस्ट किया जिसमें वार्डन के सारे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा था। कुछ ही देर बाद शशांक जेल में पुलिस की गाड़ियों का काफिला घुस आया। एंडी के भेजे सबूतों ने काम कर दिया था। सबसे पहले उस जालिम गार्ड हेडली को गिरफ्तार किया गया जो कैदियों को मारता था। जब उसे हथकड़ी लगी तो वो बच्चों की तरह रो रहा था। वार्डन नॉर्टन अपनी खिड़की से पुलिस को देखा और उसने खुद को गोली मार ली। वार्डन नॉर्टन ने अपनी खिड़की से पुलिस को आते देखा। वो जानता था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। जेल की कार कोठरी में सड़ने से बेहतर उसने मौत को चुना। उसने अपनी अलमारी खोली, अपनी बंदूक निकाली और खुद को गोली मार ली। एंडी ने बिना हाथ उठाए अपने दुश्मनों को धूल चटा दी थी। कुछ दिनों बाद रेड को एक पोस्ट कार्ड मिला बिना नाम का। कुछ दिनों बाद रेड को एक पोस्ट कार्ड मिला, उस पर कुछ लिखा नहीं था, बस मैक्सिको के उस शहर की मोहर लगी थी जिसका जिक्र एंडी ने किया था। रेड समझ गया कि उसका दोस्त अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। रेड पैरोल बोर्ड के सामने इस बार वो बेपरवाह था। समय बीतता गया। 40 साल की सजा काटने के बाद रेड फिर से पैरोल बोर्ड के सामने आया। इस बार उसने कोई रटी रटाई बात नहीं बोली। उसने कहा, सुधरना ये सिर्फ एक सियासी शब्द है। वो लड़का जो जुर्म करके आया था वो कब का मर चुका है। अब बस एक बूढ़ा आदमी बचा है। उसकी सच्चाई ने बोर्ड का दिल जीत लिया और आखिरकार रेड को रिहाई मिल गई। रेड उसी कमरे में है जहां ब्रुक्स था, खिड़की से बाहर देख रहा है। रेड जेल से बाहर आया, लेकिन उसे भी वही डर सताने लगा जो ब्रुक्स को सताता था। वो उसी कमरे में रहा, उसी स्टोर में काम किया। हर रात उसे लगता कि वो यहाँ जी नहीं सकता। वो भी शायद ब्रुक्स पीटर हार मान लेता, लेकिन उसे एंडी से किया वादा याद था। रेड खेतों में जा रहा है, पत्थर की दीवार ढूंढ रहा है। एक दिन रेड ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और उस जगह की तलाश में निकल पड़ा जो एंडी ने बताई थी। बक्सटन के पास एक बड़ा सा ओक का पेड़। वहां पहुंचकर उसे पत्थरों की दीवार में वो काला कांच जैसा पत्थर मिला। उसके नीचे एक लोहे का डिब्बा दबा था। रेड को खत और पैसे मिले। डिब्बे में नकद पैसे और एक खत था। खत में लिखा था, प्यारे रेड, याद रखना, उम्मीद एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज, और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती। मुझे यकीन है तुम ये जगह ढूंढ लोगे। अपने दोस्त के लिए थोड़ी और दूरी तय करो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रेड की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उसने बॉर्डर पार किया। 40 साल बाद उसे लगा कि वो सच में जी रहा है। वो कहता है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपने दोस्त से मिल पाऊंगा और उसे हाथ मिला पाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशांत महासागर भी उतना ही नीला होगा जितना मेरे सपनों में है। समुद्र का किनारा, एंडी नाव ठीक कर रहा है। और फिर हम देखते हैं वो नज़ारा जिसका सबको इंतजार था। नीला समंदर, सुनहरी रेत और वहां एक पुरानी नाव को ठीक करता हुआ एंडी। एंडी सिर उठाता है और अपने दोस्त को आते देखता है। दोनों दौड़कर गले मिलते हैं। कोई डायलॉग नहीं, बस समंदर की लहरों का शोर और दो दोस्तों की आज़ादी।